नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के लगभग 100 प्रश्नों के बारे में। ये जो 100 प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके आगामी जो आपका 30 जुलाई को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है आपका, उस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ समूह गौ के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो यूके पीएससी कराए या फिर आपका यूके ट्रिपल एससी करवाए, उन सभी एग्जामों में अगर सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो ये आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी लोग आज की इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 100 में से कितना स्कोर बन रहा है। साथ ही साथ क्लास को शेयर जरूर करवा दीजिएगा। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आपका यानी 30 जुलाई तक बीएड का आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी क्लासें हो सकती हैं हमारे द्वारा, जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, उन सभी क्लासों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करवा दीजिएगा। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज की सामान्य हिंदी क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ऊधो का लेना ना माधो का देना कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, ये मुहावरे पूछा गया है आपसे कि बताइए कि ऊधो का लेना ना माधो को देना कहावत का सही अर्थ क्या है। देखिए, आपके सामने इसी तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका अपने काम से काम रखना। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है आपका। देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ आपको बताना है कि इस जो ये है आपका वाक्य, इसका अर्थ क्या है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका झूठा दिखलावा करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, बताना है कि इन 4 जो पत्र हैं आपके, इनमें से सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन था। देखिए देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उदत्त मार्तंड, आपका सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्र है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि उदत्त मार्तंड जो आपका पत्र था, इसका जो प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से हुआ था 30 मई। ठीक है, ये जो डेट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कई कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुआ। देखिए, 30 मई 1826 को उत्तर मार्तंड जो पत्र है इसको प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से। इसका जो संपादक की बात करें तो इसके जो संपादक थे वो थे आपका जुगल किशोर जी, इसके संपादक थे। और साथ ही साथ जो 30 मई है काफी महत्वपूर्ण डेट है, इसी दिन आपका पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, तो ये जो 2-3 की पॉइंट है, जिन लोगों को नहीं पता है वे लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये आपको बताना है। 4 है आपका, खटिया, खुरपी, साइकिल, हंसुआ। तो देखिए, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। देखिए, अधिकांश बच्चे जो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम देते हैं, वो क्वेश्चनों को पढ़ने में अगर गलती करते हैं तो देखिए, गलती आपको नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बोला गया है कि देशज शब्द नहीं है। कई बार जल्दीबाजी में देशज शब्द है कहने पे लोग फटाफट पढ़ते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसी में आंसर गलत कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देशज शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस पर ऑप्शन नंबर सी, साइकिल आपका देशज शब्द नहीं है। ये आपका साइकिल किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ये आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपका साइकिल। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा कि ऐसा कौन सा कथन है 4 कथनों में से जो कि आपका सही है। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है, समास में वर्णों का मेल होता है। ये आपको बताया समास में वर्णों का मेल होता है क्या, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि समास में वर्णों का नहीं, पद या शब्दों का मेल होता है। ठीक है, संधि में पदों का मेल होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। सॉरी, अगला है कि देखिए, समास के में पदों का विच्छेदन होता है। देखिए, विच्छेदन नहीं होता है इसमें। ठीक है, मेल होता है, पद या शब्दों का क्या होता है, मेल होता है, समास में विच्छेदन नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, यह वह उसने उन्होंने शब्द को क्या कहा जाता है। विशेषण कहा जाएगा इनको, यह वह उसने उन्होंने, या फिर सर्वनाम संज्ञा कहा जाएगा, या फिर उपसर्ग कहा जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक एक प्रकार नहीं है, कौन कारक का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, आपने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको बताना है कि
इसमें से कारक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो आपको पता है ये कारक का प्रकार करण भी होता है, कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है, लेकिन क्रिया कारक का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए पर्यावरण शब्द में का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो उसका संधि विच्छेद किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है परिधन आवरण, ये इसका आपका सही आपका संधि विच्छेद रहेगा, परिधन आवरण। अगला देख लेते हैं, खद्योत का अर्थ बताना है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। खद्योत का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए खद्योत का अर्थ होता है आपका जुगनू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तन ना हो तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपना क्वेश्चन कि जो लिंग विभक्ति या फिर वचन आदि के अनुसार परिवर्तन न हो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक है, लेकिन संधि से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नति का संधि विच्छेद किस प्रकार रहेगा। ठीक है, देखिए संधि का विच्छेद इसको मैं बता देता हूं। उन्नति का उत धन नति, ठीक है, उत धन नति जो है इसका राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए उत धन नति में कौन सा संधि होगी आपको जैसे ध्यान देखते ही पता चल रहा होगा, इसमें आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए किसी के कहे गए कथनों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार देखा है किसी ने, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस शब्द को किस चिन्ह से यहाँ पे इस जो वाक्य है इसको किस चिन्ह से आपके सामने प्रयुक्त करेंगे? तो आपको बताना है इसमें सबसे पहले आदेश चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए योजक चिन्ह एक डैश के रूप में होता है। उद्धरण चिन्ह आपका किसी वाक्य में, देखिए अगर कोई वाक्य यहाँ पे लिखा होता है तो उसके ऊपर ये दो डॉट कोमा होता है, उसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो उद्धरण चिन्ह रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ये होगा आपका भाववाच्य। इसमें से भाव की भावना आ रही है, तो देखिए यहाँ पर बैठा नहीं जाता, तो ये आपका भाववाचक वाक्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कटाक्ष का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आलोचना जो है आपका कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अगला है देखिए हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है, हाथों हाथ। ठीक है, तो देखिए जो आपका हाथों हाथ मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत जल्दी, कहते हैं ना हाथों हाथ हमें काम करना है, ये यानी कि उसमें बहुत जल्दी काम करने के लिए कहा गया है, आपका हाथों हाथ मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको इसमें से बताने की कौन सा आंसर राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बाहर कौन खड़ा है। अगर आपको पता होता तो वो निजवाचक हो जाता। ठीक है, यानी कि किसी से संबंधित होता वो निजवाचक, संबंधवाचक में किसी संबंध का पता चलता तो संबंधवाचक हो जाता सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा आपका, बाहर कोई खड़ा है। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है आपको। देखिए दो होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द के प्रकार है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होते हैं? देखिए जो संस्कृत शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तद्भव संस्कृत से आए हुए हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। ठीक है, लेकिन एज इट इज यानी कि जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। अब इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द क्या है। देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए सोचेंगे कि आंसू तत्सम शब्द है, लेकिन आंसू तद्भव है, क्योंकि आंसू का अगर संस्कृत में देखा जाए तो आंसू को अश्रु कहा जाता है। ठीक है, अश्रु, तो ये होगा नहीं। चूड़ी है नहीं क्योंकि ये हिंदी वर्ड है। आपका गलीचा भी नहीं है क्योंकि गलीचा भी हिंदी का वाक्य है। लेकिन जो सुंदर है ना, ये देखिए संस्कृत शब्द है सुंदर, तो ये आपका तत्सम शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग
युक्त है। देखिए आपको पता होना चाहिए उपसर्ग कहाँ लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगता है। देखिए किसी भी जो शब्द है, शब्द के जो आगे लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। इसमें उपसर्ग की बात की है, प्रउपसर्ग की। देखिए प्रतिकूल, इसमें प्रति क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष प्रत्यक्ष लगा है। प्रत्याशा, प्रति धन आशा, ये आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए प्रधन आचार्य, प्राचार्य, ठीक है, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपने कहा, देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। देखिए अभी जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। आपको बताने की उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, लगा हुआ है। देखिए अपमान, देखिए इसमें तो लगा हुआ है आपका। उसके देखिए उसके बाद अगला है अपरोक्ष, ठीक है, उसका अपशब्द और अपहरण, ठीक है। अपरोक्ष, इसको अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अपरोक्ष है, तो इसमें अप कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अपहरण होगा, तो अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अब शब्द इसमें इसमें भी आपका उपसर्ग लगा है अब, लेकिन अपरोक्ष अगर आप इसका सही से उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा अपरोक्ष। इसका मतलब इसमें अ उपसर्ग है, ठीक है, अब उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए चार आपके पास यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं और अशुद्ध शब्द चयन करना है। तो देखिए उज्जवल भी सही है, क्योंकि देखिए उ आधा ज व ल उज्जवल सही है। सन्यासी भी सही है, 100 के ऊपर बिंदी है, आधा नौ यासी सन्यासी सही है। लेकिन महत्व गलत है, क्योंकि तौ के ऊपर क्या होना चाहिए था, महत्व ऐसा लिखा जाता है। देखिए सॉरी गलत हो गया है, ठीक है, महत्व इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही है। देखिए वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। देखिए वर्ण और अक्षर में भेद होता है, ऐसा नहीं है। अगला है आपका, देखिए शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको पद कहा जाता है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि अगर शब्द है, अगर उसको वाक्य में प्रयोग किया जाएगा शब्दों, तो वो उससे पदों में कन्वर्ट हो जाता है। पद मिलके ही आपका वाक्य बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। समान समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं, ठीक है। समास की रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसको कहा जाता है। देखिए इसमें है आपका ऑप्शन पहला, प्रयुक्त दो शब्द या पदों के पहला पद, प्रयुक्त दो शब्द या पदों का दूसरा पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना हुआ नया शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना हुआ जो नया शब्द आता है उसी को समस्त पद कहा जाता है। कौमुदी किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है कि जो कौमुदी है वो किसका पर्यायवाची है, धूप का, वर्षा का, कमलिनी का, या फिर चांदनी का। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है चांदनी। चांदनी का जो पर्यायवाची है वो कौमुदी होता है। चांदनी के अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कौमुदी हो गया, ज्योत्सना भी कहा जाता है, चंद्रिका भी कहा जाता है, रोशनी भी कहा जाता है चांदनी का पर्यायवाची शब्द को, ठीक है। अगला देख देते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूपक अलंकार यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है, या फिर 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। शताब्दी, सहस्त्राब्दी, दशाब्दी या शतक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दशाब्दी, ठीक है, दशाब्दी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनीक का तात्पर्य क्या है। अनीक जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए अनीक का तात्पर्य है सेना से, ठीक है, इसका राइट आंसर सेना रहेगा। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ये कई बार इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपरों में देखा जा चुका है इस प्रश्न को, और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए जहां उपमेय व उपमान की संभावना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जहां पे उपमेय भी होता है और उपमान की संभावना रहती है, ठीक है, तो उसमें उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अगला है आपका, देखिए सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना कि जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, उसके लिए कहेंगे आपका सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ना सभी चीजों का ज्ञाता, जो सभी चीज जानता हो।
सॉरी। अगला देखिए आपका साकार शब्द का विलोम शब्द बताने की, साकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा साकार का निराकार। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रह, आलय, गाह या फिर सदन। तो इसमें से आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, ग्रह। देखिए घर को घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची ग्रह है, आलय है, सदन है। ठीक है, ये घर का पर्यायवाची है। अगला है देखिए निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है यण संधि का उदाहरण कौन सा है। यद्यपि, निष्फल, शिवालय या महोत्सव। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यद्यपि। ठीक है, यद्यपि जो है आपका यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि के अगर हम संधि विच्छेद करें यद्यपि का, तो ये होगा आपका यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन जो अपि होता है ये संधि विच्छेद होता है। ठीक है, किसका, यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, अब देखिए यण संधि जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता देता हूं। देखिए जब ई उ या फिर री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तब क्या होता है। देखिए ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, य में हो जाएगा। उ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो वो में हो जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा तो ठीक है ये यो में कन्वर्ट हो, यद्यपि। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला है आपका उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है आपका बताना है। निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा यह रहेगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसने क्या खाया, निश्चय ही नहीं है उसका। ठीक है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है। पुष्प की अभिलाषा, देखिए जो पुष्प की अभिलाषा है वो लिखी गई है आपकी किसके द्वारा। जिसको आ रहा है वो नीचे फटाफट कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए पुष्प की अभिलाषा है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, पुष्प की अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य के में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले आपको पूरा जो वाक्य है उसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अजय तो डैश है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। देखिए अगर जो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता तो क्या होगा, किताबी कीड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अजय तो किताबी कीड़ा है, वह पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है देखिए आंख रखना मुहावरे का अर्थ है। ये आपको बताना है कि आंख रखना जो होता है उसका मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि इस पे आप आंख रखना यानी कि निगरानी रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 38वां देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है आपका भक्ति काल को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका हाथ कंगन को आरसी क्या। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या सही अर्थ होगा। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये इसका राइट आंसर रहेगा 39 का। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है या फिर संदिग्ध भूतकाल है। आपको बताना है कि उसने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, देखिए ये किस लिए रहेगा ये भी बता देता। आसन्न भूतकाल में होता क्या है, देखिए जिस क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया है वो अभी अभी पूर्ण हुई है या फिर समाप्त हुई है, उसी को आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि इसमें तो एक उदाहरण आपका ये हो गया कि उसने पुस्तक पढ़ी है। एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा है, श्याम अभी आया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी क्रिया हो रही है वो अभी जस्ट अभी हो रही है, अभी जस्ट खत्म हो रही है। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन आपका देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, चलना, उड़ना, भगाना या चलवाना।
ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। देखिए क्रिया के जिस रूप में हमें यह क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चलता है कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है, तो उसी को आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। देखिए चलवाना, इससे ये पता चल रहा है कि कर्ता खुद ये काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, चलवा रहा है। ठीक है, तो इसमें चलवाना आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है ये आपको बताना है। देखिए जो आपका दोहा है वो आपका मात्रिक छंद होता है। अगला है आपका, देखिए लालटेन शब्द किस भाषा का अपभ्रष्ट रूप है, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका लालटेन है वो अंग्रेजी भाषा का अपभ्रष्ट रूप है। करुण रस का स्थायी भाव बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, लोकोक्ति, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लोकोक्ति होती क्या है, मुहावरे क्या होते हैं। देखिए मुहावरा, सबसे पहले मुहावरे के को समझते हैं। मुहावरा खुद एक अरबी शब्द है। अगर कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको पता होना चाहिए मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। देखिए अगर कोई वाक्यांश होगा तो वो होगा आपका मुहावरा, और अगर कोई पूरा वाक्य होगा तो वो होगा आपका लोकोक्ति। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है, मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, वो पूरा वाक्य ना होके एक वाक्य का अंश होता है आपका मुहावरा। ठीक है, इन चीजों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको बताना था, लोकोक्ति का चयन करना था। सबसे पहला देखिए, घर का भेदी लंका ढावे, एक वाक्य पूरा बनना है तो इसी का ये ही आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रंग में भंग पड़ना, इसमें पूरा वाक्य नहीं है ये, लेकिन एक वाक्य का अंश उठा के रख दिया है। तिल का ताड़ बनना, ये भी वाक्य का अंश है। अंधेरे में तीर मारना, पूरा वाक्य नहीं है। ठीक है, तो ये अगर कोई पूरा वाक्य नहीं होगा तो वह होगा आपका मुहावरा, अगर पूरा वाक्य होगा तो वो होगी आपकी लोकोक्ति। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करवाए यहाँ पे वो सभी आपको आ रहे होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी में। अगला क्वेश्चन आपको, देखिए निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, आपको बताना है। देशज, जो देश में ही जन्मे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है, आपको बताना है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए अक्खड़ जो है ना ये देश में ही जन्मा शब्द है, तो ये आपका देशज शब्द होगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है आपका यातुधान जो है नहीं है। ठीक है, यातुधान किसका है, यातुधान जो पर्यायवाची शब्द है ये होता है आपका असुर का या राक्षस का। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है, ये आपको पता करना है इसमें। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका, हमारे यहाँ तरुण नव युवक शिक्षा पाते हैं। तरुण के साथ नव युवक ये दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो चुका है। हमारे यहाँ तरुण नव तरुण, तो ये भी गलत हो चुका है, क्योंकि नव और तरुण दोनों एक ही वर्ड है और एक ही साथ आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ नव युवक शिक्षा पाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताएं कि संबंधवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नौनिहाल जो है आपका संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटना है कि तीन तो ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ को निर्देशित करते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है कि उन सभी में से अलग शब्द है, वो आपको बताना है कि भिन्न शब्दों को छांटना है इसमें से। तो देखिए लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना, ये तीन के तीन का जो तीन शब्द है इनका उद्देश्य एक ही है, लेकिन जो उत्कर्ष है उनका इसका जो अर्थ है वो थोड़ा भिन्न है। ठीक है, उत्कर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। 91वां क्वेश्चन आपका, देखिए निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, अगर आपने कारक विभक्तियां पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रा रे रे अधिकरण में या फिर पर। देखिए लिखिए यहाँ पे क्या शब्द है, मैं तो है लेकिन पर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटना है, इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, अपाद मस्तक सही है आपका, हृदय विदारक भी सही है, परित्यक्ता भी सही है, लेकिन अनाधिकार नहीं होता, ये अनधिकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा अनधिकार। अगर इसमें आप आ की मात्रा को हटा देंगे इस मात्रा को, तो ये राइट आंसर बन जाएगा अनधिकार। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा।
अगला है आपका देखिए शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या। अगर जब शारीरिक पीड़ा होती है उस पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है यहाँ पे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका व्याधि। व्याधि आपका इसका राइट आंसर रहेगा आपका शारीरिक पीड़ा के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका पश्चिमी हिंदी है उसका विकास आपका सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देखिए सौर सैनी अपभ्रंश से है। देखिए सौर सैनी अपभ्रंश से आपका किन किन है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, साथ ही साथ राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है आपका सौर सैनी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश जो होता है उससे बिहारी हिंदी का हुआ है। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ है। खच जो अपभ्रंश है उससे पहाड़ी हिंदी का आपका उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां आपको बतानी है। आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी, खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू है या फिर हरियाणवी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो लेकिन इसमें से क्या नहीं है आपकी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि पश्चिमी हिंदी की का उदाहरण नहीं है आपका छत्तीसगढ़ी। बाकी खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली ये आपके पश्चिमी हिंदी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका तत्सम शब्द छाड़ना है आपका। तत्सम यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्द, संस्कृत के शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए सूरज, पत्थर, सर्प या फिर कान, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी सर्प, ठीक है। सांप को क्या कहा जाता था संस्कृत में, सर्प कहा जाता है, ठीक है। देखिए सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने इस प्रकार है यहाँ पे। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। अ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है आपके। जो अ वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है या फिर दंत से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंठ से अ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है। हमारी बहन विदुषी है, गीता सबसे श्रेष्ठतम, सबसे और श्रेष्ठतम दोनों एक ही चीज को निर्देशित करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो जाएगा। वह लोग आ गए, ठीक है, या फिर वह हंसी से टाल गया, वह हंसी से टाल गया, तो इसका राइट आंसर बताना था आपको इसमें से। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारी बहन विदुषी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है, ये आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किसका है। तो प्रिय प्रवास है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का। घी शब्द का तत्सम यानी कि संस्कृत में घी को क्या कहा जाता है, देखिए घृत कहा जाता है, घी को घृत। तो घी शब्द का तत्सम शब्द क्या रहेगा आपका, घृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 62 का है देखिए विशेषज्ञ का अर्थ क्या है। विषय की व्याख्या करने वाला, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, या फिर आपका विषय को आत्मसात करने वाला, या विषय का शौक रखने वाला। ऑप्शन नंबर बी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनेक शब्द का अनेक शब्द क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, यानी में से कोई नहीं। बताइए आपका 63 आपका अनेक जो शब्द है कौन सा वचन है इसमें, ठीक है। तो देखिए अनेक जो है वो बहुवचन में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सज्जन शब्द का विलोम क्या है। सज्जन का दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन होता है। पौ बारह होना क्या है, मुहावरा है, पद है, पदबंध है, या फिर लोकोक्ति है, ये आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई वाक्यांश होगा, वाक्य का अंश होगा तो वो मुहावरा होता है, अगर पूरा वाक्य होता है तो वो लोकोक्ति होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर पो 12 होना ये होगा आपका मुहावरा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा दस्युं, ठीक है, दस्युं। अब पता नहीं है कितनी दस्युं से है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। ये देखिए यहाँ पे एक विराम चिन्ह है आपका, इस विराम चिन्ह को क्या नाम, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ये होगा अर्धविराम। इसको अर्धविराम कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी जुड़ा है। यह कौन सा शब्द है, इन 4 शब्दों में से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी उपकारक,
ठीक है, इसमें उप क्या है आपका उपसर्ग है, ठीक है। अक कारक अक जो है आपका इसमें प्रत्यय है, ठीक है, इसमें कारक और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। आलोचना करने वाला क्या कहा जाता है? आलोचक कहा जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आलोचना करने वाला। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार भी आपको बताना है। तो देखिए इसका है आपका विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण बताना है आपका। गुणवाचक विशेषण कौन सा है आपका? ठीक है, तो देखिए गुणवाचक विशेषण है आपका कुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है का सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका देखिए दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? दरिद्रता देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक। देखिए दरिद्रता से क्या हो रहा है? देखिए किसी का भाव उत्पन्न हो रहा है इसे दरिद्रता से। देखिए दरिद्रता भाव उत्पन्न करा तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अगला है देखिए आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ क्या होता है? इसका देखिए महंगाई बढ़ जाना, अच्छे दिन आना, वास्तविक कष्ट का पता लगना या रोजगार में वृद्धि होना। देखिए वास्तविक कष्ट का पता लगने को ही क्या कहा जाता है? कि कहते हैं नहीं उसे जब आप बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ है आपका वास्तविक कष्ट का पता लगना। अगला क्वेश्चन है आपका निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये जो प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति कौन किस कवि की है ये आपको बताना है। इसका देखिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? ऊंचा, ये आपको बताना है कि ऊंचे का पर्यायवाची क्या है? उतुंग, ठीक है, उतुंग, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चमकीला शब्द में प्रत्यय है आपका। चमकीला शब्द में प्रत्यय किस प्रकार का है? प्रत्यय मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, शब्दों के पीछे प्रयोग किए जाते हैं प्रत्यय को। इसमें की ईला चमक ईधन ईला चमकीला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? आपको ये युग बताना है। अनिल हवा को कहा जाता है और सही है। अनुसरण यानी पीछे चलना, अस्तु का अच्छा, लेकिन अभिराम अभिराम ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इसका राइट आंसर रहेगा। तरुणी का अर्थ सूर्य है, तो तरुणी का अर्थ क्या है? देखिए तरुणी का अर्थ क्या है? सूर्य, तो तरुणी बड़ी ई की मात्रा रहेगी शब्द में, तो इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होगा आपका नाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए 80 सवाल में हम पहुंच चुके हैं और कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहेगा, अभी 20 क्वेश्चन और हैं आज की क्लास में। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही आज की इस क्लास को एंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी क्लास देख रहे हैं, अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 80 सवाल का 80वां सवाल जो है आपका हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 आपके यहाँ पे वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है। आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, दीपावली भी सही लिखा है, अत्यधिक भी सही लिखा है, लेकिन पीताम्बर लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है। देखिए श्य त्र ज्ञ श्र ये आपके संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें ज्ञ ऑप्शन में है, तो ज्ञ ज और य को मिला के क्या बनता है? ज धन य को मिला के क्या बनता है? आपका ज्ञ बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। देखिए जो आपका देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईस वागीस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पहले में ही मिल चुका है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आप बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताओ आप सभी लोग कि वागीस में कौन सी संधि है। देख के ही पता चल रहा है, इससे पहले भी हमने इसी तरीके का सवाल ऊपर सॉल्व किया हुआ है, तो आपको बताना है कि किस प्रकार की संधि है इसमें वागीस में। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है अनुग्रहित का। देखिए अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है देखिए संवाद का सही अर्थ क्या है। देख हमने कई बार मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, यूके ट्रिपल सी ने जारी किया नया संवाद। देखिए संवाद कहा सुनी नहीं होता है, तकरार नहीं होता है, वाद विवाद नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है बातचीत। बातचीत होता है आपका संवाद। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए
निम्नलिखित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा संधि शुद्ध नहीं है, आपको बताना कि ऐसी कौन सी संधि है जो कि शुद्ध नहीं है। निश्चल, निश्चल ये हो गया। महेंद्र का महाधन इंद्र, यद्यपि, जैसा भी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये प्रश्न में भी था, यदि धन अभी यद्यपि। देखिए उनमेष नहीं होता, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये संधि क्या दी आपकी गलत दी हुई है। शुद्ध वर्तनी बतानी, इसमें से इसमें वर्तनी विशेषण कौन सी गलत है आपको बताना है। ठीक है, देखिए श्रीमान को इसी तरीके से लिखा जाता है, चिन्ह भी इसी तरीके, लेकिन हृदय गलत है, क्योंकि देखिए इसमें ह आधा है लेकिन रॉ पूरा है इसमें। देखिए इन्होंने रॉ को क्या लिख दिया है, आधा लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें ये चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है बंधक शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, बंधक, ये आपको बताना है बंधक में कौन सा आपका सही रहेगा। देखिए इसमें बंधक ब आधा ब है, उसमें अंक की मात्रा है, अ है, फिर आधा न है, बंद ध आधा है, फिर अ ध हो गया, नौ आधा अ पूरा। ठीक है, तो बंधक में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 90 है, देखिए रामावतार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, राम धन अवतार रामावतार, तो दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। अष्टाध्यायी में देखिए अष्टाध्यायी में है आपका द्विगु समास। ठीक है, 91 का डी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से पहाड़ का पर्यायवाची है, पहाड़ का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा है। देखिए धूमर होता है आपका पहाड़ का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किन शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाव जिससे आपका भाव का पता चल रहा है। देखिए 4 शब्द दिए हैं, रामायण लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, कोयल, पीतल या मिठास। भाव क्या है, मिठास, खटास। ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। निरूपण में उपसर्ग है, उपसर्ग मैंने बताया शब्द के आगे जो लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। निरूपण में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर नि धन रूपण, निरूपण, नी यहाँ पे उपसर्ग रहेगा इसमें। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द बताना था कि इसमें विदेशी शब्द कौन सा है। देखिए सूरज, हाथ, ससुर ये देशी है, लेकिन कुर्ता जो क्या है आपका विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी, यहाँ पे सृष्टि में से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है 96 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सृष्टि को ऐसे लिखा जाता है, 100 इसमें सृष्टि में ये आपका टी होता है। ठीक है, सृष्टि। पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं कारक कौन सा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपको बताना है कि इसमें अपादान से अलग होने के अर्थ में, मैंने इससे पहले आपको कारक विभक्तियां बताई थी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, य र ल व, लेकिन तो आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपका, यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, ये ऑप्शन सही है। उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, यह भी सही है। मुझे दिल्ली जाना है, यह भी अच्छी है। यह लोग अच्छे आदमी है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका अशुद्ध वाक्य छाड़ना था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इन 4 में से जिसकी वर्तनी क्या है आपकी अशुद्ध है। ठीक है, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। ठीक है, पूज्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास में मेरे द्वारा 100 क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया गया था। कैसी लगी क्लास, आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो लेकर आया था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।